मलिका अस्पताल में बेड पर लेटे हुए तड़प रही है। वो गर्भवती है। बेड के पास उसका पति रमेश खड़ा है। आह आह, रमेश, दर्द से मेरा पेट फटा जा रहा है। थोड़ा सा सह लो मल्लिका, डॉक्टर साहब सब कुछ ठीक कर देंगे। डॉक्टर साहब कुछ टेस्ट करने के बाद रमेश से कहते हैं, देखिए, आपकी पत्नी की हालत बहुत खराब है। उन्हें कोई बड़े अस्पताल में ले जाना होगा, नहीं तो बच्चा और माँ दोनों मर सकते हैं। नहीं नहीं, ये मैं नहीं होने दे सकता, लेकिन बड़ा अस्पताल तो बहुत दूर है, देश के दक्षिण भाग ओडिशा में है। हाँ, ट्रेन में तत्काल टिकट करवा लीजिए, 2 दिन में पहुंच जाएंगे। लेकिन रमेश को तत्काल की टिकट नहीं मिली। रमेश ने जनरल का टिकट करवा लिया और अपनी प्रेग्नेंट बीवी को लेकर स्टेशन चला गया। मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना, मेरे बच्चे को कुछ होगा तो नहीं? नहीं मल्लिका, डॉक्टर साहब ने कहा है कि अस्पताल बहुत बड़ा है, देश भर के लोग वहाँ इलाज करवाने जाते हैं। लेकिन हमें तो कंफर्म टिकट ही नहीं मिली। मैं इस अवस्था में 2 दिन बिना सोए कैसे जाऊंगी? वही तो चिंता है, लोगों से बात करके देखना पड़ेगा। पास ही में एक मजदूर खड़ा हुआ था। उसने कहा, कोई अपना जगह नहीं छोड़ेगा साहब, ये दुनिया बहुत स्वार्थी हो गया है। खैर, मैं भी जा रहा हूँ इस ट्रेन से, कुछ काम हो तो बताना। समय पर ट्रेन स्टेशन पर आ गई। सब लोग जल्दबाजी में ट्रेन में चढ़ गए और ट्रेन चलने लगी। रमेश मलिका को लेकर उस बोगी में गया जहाँ ज्यादा पैसे देकर लोग सोते हुए सफर का आनंद लेते हैं। रमेश ने एक आदमी से कहा, साहब, मेरी बीवी गर्भवती है, उसके पेट में बहुत दर्द है, उसे सोने के लिए थोड़ा सा जगह देंगे क्या? ये सुनकर वो आदमी गुस्सा हो गया। ये देखो, 5 मिनट हुआ नहीं कि भिखारी का बच्चा चला आया। ए सुन, मैंने ज्यादा पैसे देकर ये सीट बुक किया है, इसमें तेरी बीवी को क्यों जगह दूं? जा भाग यहाँ से। अरे, तुम जैसे लोगों के लिए ही तो ट्रेन बदनाम है। तुम लोग बस अमीरों को परेशान करना जानते हो। सभी ने रमेश और उसकी बीवी का बहुत अपमान किया। रमेश अपनी बीवी को लेकर जनरल बोगी में चला गया, जहाँ ठीक से खड़े होने की भी जगह नहीं थी। मेरे पेट में फिर दर्द हो रहा है, मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। थोड़ा सा इंतजार करो मल्लिका, टीटी साहब को आने दो, मैं उनसे बात करके देखता हूँ। कुछ देर बाद टीटी टिकट चेक करने के लिए आया। रमेश ने उससे सब कुछ खुलकर कहा। टीटी बोला, ये तुम्हारे बाप का ट्रेन है क्या? हाँ, यहाँ मुफ्त में कुछ नहीं होता है। मेरे पास एक बेड है, लेकिन उसके लिए 3000 रुपए लगेंगे। 3000 रुपए? लेकिन इतना पैसा तो मेरे पास नहीं है साहब। तो फिर बेड के बारे में भूल जाओ, पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं गरीब के बच्चे। टीटी चला गया। मलिका खड़ी रही। रमेश उसके पास खड़ा रहकर उसे सहारा देता रहा। इतने में मलिका का पेट बहुत ज्यादा दुखने लगा। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, आह आह आह। तभी वो मजदूर वहां आया। स्टेशन में जो रमेश के पास खड़ा था, उसने कहा, भाभी जी को तकलीफ हो रही है ना, मैंने बहुत मुश्किल से एक सीट का इंतजाम किया है, आइए भाभी जी को बैठा दीजिए। मलिका उस सीट पर जाकर बैठ गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, किसी ने हमें सीट नहीं दिया। अरे, एक गरीब के मुश्किल वक्त पर एक गरीब ही तो काम आता है। मैं भी जा रहा हूँ अस्पताल इलाज करवाने। भगवान करे कि आप स्वस्थ हो जाएं, हम गरीबों का एक भगवान ही तो है। इतने में ट्रेन एक बार जोर से हिल गई, जैसे मानो भूकंप आया हो। अरे, ये क्या हुआ? भूकंप आया क्या? नहीं भाभी जी, चिंता मत कीजिए, ये ट्रेन ऐसी ही है, बहुत पुराना ट्रेन है ना, बार बार कांप उठती है। आप अस्पताल जाते रहते हो क्या? हाँ, मुझे तो साल में 2 बार जाना ही पड़ता है। ऐसे ही बातचीत चलती रही। उधर ट्रेन एक बड़े स्टेशन पर घुसने वाली थी। ट्रेन के 2 ड्राइवर हाथ में फोन लेकर स्टेशन मास्टर से कांटेक्ट करने की कोशिश करने लगे। हेलो, प्लेटफॉर्म नंबर 5 क्लियर है ना? हेलो हेलो। लेकिन दूसरी ओर से कोई रिस्पांस नहीं आया। रिस्पांस क्यों नहीं आ रहा है? हेलो हेलो, ट्रेन 2 मिनट में 5 नंबर प्लेटफॉर्म पर घुस जाएगी, लाइन क्लियर है ना? हेलो। लेकिन लाइन में कुछ खराबी के कारण स्टेशन मास्टर के पास ये संदेश पहुंच नहीं पाया। उधर 5 नंबर प्लेटफॉर्म के आगे एक मालगाड़ी खड़ी हुई थी। मालगाड़ी के ड्राइवर को भी कुछ संदेश नहीं मिला और लाइन में कुछ गड़बड़ी के कारण सिग्नल ग्रीन हो गया। इस यात्री भरी ट्रेन के ड्राइवर्स ने ग्रीन सिग्नल देखा। सिग्नल तो हरा है, चलो प्लेटफॉर्म पर ट्रेन घुसा देते हैं। ड्राइवर ने ट्रेन को 5 नंबर प्लेटफॉर्म की ओर मोड़ दिया। उधर सभी यात्री आराम से सो रहे थे। कोई अखबार पढ़ रहा था तो कोई खाना खा रहा था। मलिका को बहुत जोर से टॉयलेट आई। मुझे बाथरूम जाना है, ये बोलकर मलिका उठ गई और बाथरूम में घुस गई। तभी ट्रेन के ड्राइवर ने सामने मालगाड़ी को देखा। अरे बाप रे, सामने मालगाड़ी है, ब्रेक मारो ब्रेक मारो। ड्राइवर ने ब्रेक तो मारा, लेकिन ट्रेन की रफ्तार बहुत ज्यादा थी। ब्रेक मारकर भी कोई फायदा नहीं हुआ। इस ट्रेन ने मालगाड़ी को धक्का मार दिया और पूरी की पूरी ट्रेन पलट गई। मलिका बाथरूम में थी। बाथरूम टूट गया और वो बाथरूम से एक झटके में पास ही के एक खेत में गिर गई।
उसके सिर पर चोट लगी और वो बेहोश हो गई। लेकिन बाकी यात्री ट्रेन के अंदर ही फंस गए। कोई ट्रेन के नीचे दबकर मर गया, किसी का हाथ शरीर से अलग हो गया तो किसी का पैर। सभी दर्द के मारे तड़पने लगे। बचाओ, हमें बचाओ। मुझे कोई बचा लो, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। लेकिन कौन किसे बचाएगा? चारों तरफ खून ही खून बहने लगा। चारों ओर से रोने और चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। दोनों ड्राइवर तो वहीं पर मर गए। रमेश का एक हाथ शरीर से अलग हो गया। उसने आसपास देखा तो वो मजदूर मरा पड़ा था। रमेश को रोना आ गया। आपने हमारी कितनी मदद की और ये क्या हुआ आपको? मल्लिका कहाँ है? रमेश ठीक से खड़ा नहीं हो पाया, लेकिन किसी भी तरह एक हाथ की मदद से वो ट्रेन से बाहर आया। वो मल्लिका को ढूंढने लगा। मल्लिका कहाँ हो तुम? मुझे आवाज दो, मल्लिका। रमेश की चीख किसी ने नहीं सुनी। उसने देखा चारों ओर लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। इतने में रमेश ने देखा एक आदमी ट्रेन के अंदर से उसकी ओर हाथ बढ़ाए हुए उसे पुकार रहा है। मुझे बचा, मुझे खींचो, मुझे बचाओ। ये वही आदमी है जिसने मल्लिका को जगह नहीं दी थी, जिसने रमेश का अपमान करके भगा दिया था। लेकिन रमेश इंसान था, उसके पास दिल था। उसने उस आदमी को बचाने के लिए अपना हाथ बढ़ा दिया और बहुत मुश्किल से उस आदमी को खींच लिया। लेकिन उसके पास एक ही हाथ था, इसीलिए वो अपना बैलेंस ठीक नहीं रख पाया और ट्रेन के अंदर गिर गया। वो आदमी उसके ऊपर गिरा और ट्रेन का एक हिस्सा टूटकर दोनों पर गिर गया। चारों तरफ खून छिटक गया और दोनों की मृत्यु हो गई। इतने में वहां न्यूज वाले आ गए, सुरक्षा दल भी आ गया। लेकिन ये हादसा इतना बड़ा था कि सबके होश उड़ गए। एक के बाद एक लाशें निकलने लगी और सरकार गिनती करती रही। रात से सुबह हो गई। 500 से भी ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। इतने में खेत के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ी और बेहोश मल्लिका को होश आया। उसके पेट में अचानक से दर्द हुआ। वो दर्द से तड़पने लगी और खेत में ही उसकी डिलीवरी हो गई। उसे एक बेटा हुआ। बेटा, मेरा बच्चा। लेकिन ये क्या हुआ? चारों तरफ इतना हंगामा क्यों है? अपने बेटे को गोद में लेकर मल्लिका ट्रेन की पटरी पर आई और ये सब देखकर चौंक गई। वो रमेश को ढूंढने लगी। पुलिस के पास जाकर उसने कहा, आपने मेरे पति को देखा है क्या? देखिए, हमारे पास बहुत सारी लाश हैं। उन सबको देखकर अपने पति को आइडेंटिफाई करो। मल्लिका लाशों के पहाड़ में अपने पति को ढूंढती रही और अंत में उसे रमेश की डेड बॉडी दिखी। मल्लिका रो पड़ी। एक पुलिस वाले ने उसे सहारा दिया। देखो, रो मत। तुम्हारे जैसे बहुतों ने अपने परिवार वालों को खोया है। शुक्र करो कि तुम जिंदा हो और तुम्हारा बच्चा भी ठीक है। मल्लिका ने अपने बेटे के सर पर चुंबन किया। बेटा, तू बिल्कुल अपने बाप पर गया है। जिस दिन इतने सारे लोगों की जान गई, उस दिन दुनिया में एक नई जान आई। शायद यही है जीवन का सार, यही है जीवन का मतलब। हम सभी को एक ना एक दिन तो जाना ही है, लेकिन मृत्यु इतनी भयानक होती है, ये किसको पता था। जिंदगी 2 पल की है दोस्तों, उसे जी भर कर जी लीजिए। पता नहीं कब किसका बुलावा आ जाए। क्लासरूम में टीचर मुकेश स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे। तभी क्लासरूम में बदबू फैल जाती है। क्लास में बैठी सभी लड़कियां बदबू से परेशान हो जाती हैं। अरे पूनम, क्लासरूम में ये बदबू कहाँ से आ रही है? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने क्लास में ही सुसु पोटी कर दी हो। हाँ यार, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बदबू टॉयलेट की तरफ से आ रही हो सकता है सफाई वाले ने टॉयलेट की सफाई नहीं की हो। हमें इस सफाई वाले की शिकायत ना प्रिंसिपल मैडम से करनी पड़ेगी, वरना ऐसे तो क्लास में बैठना ही दूभर हो जाएगा। पढ़ाई कैसे होगी? क्लास खत्म होने के बाद तीनों लड़कियां इस बात की शिकायत करने प्रिंसिपल मैडम के पास जाती हैं। उनकी शिकायत सुनकर प्रिंसिपल सफाई कर्मचारी पप्पू को बुलाती हैं। क्या बात है पप्पू, तुम आजकल टॉयलेट की सफाई नहीं कर रहे हो? क्लासरूम में बदबू फैल रही है, लड़कियां पढ़ाई नहीं कर पा रही हैं। हमें स्कूल में साफ सफाई का खास ख्याल रखना होगा। अगली बार से मुझे तुम्हारी शिकायत मिली ना तो तुम्हारी सैलरी काट ली जाएगी। पप्पू हाथ जोड़ते हुए प्रिंसिपल से बोला, मैडम, मैं तो रोज सफाई करता हूँ, आप चाहे तो चलकर देख लें। उल्टा मैं आपसे शिकायत करने वाला था मैडम। कैसी शिकायत? न जाने जेंट्स टॉयलेट में रोज डायपर कौन फेंक जाता है। स्कूल में तो कोई बच्चा भी नहीं है, उस डायपर में सूसू पार्टी लगी होती है। मुझे सफाई करने में उल्टी आ जाती है मैडम। ठीक है, चलो मुझे दिखाओ कहाँ पर है डायपर। पप्पू प्रिंसिपल मैडम को जेंट्स टॉयलेट में ले जाता है। प्रिंसिपल के पीछे पीछे सभी लड़कियां भी वहां आ जाती हैं। प्रिंसिपल और सभी लड़कियों ने वहां जाकर देखा तो सच में डस्टबिन में यूज्ड डायपर फेंका हुआ था, जिसमें सुसु पॉटी भी लगा हुआ था।
ओ माय गॉड, हमारे स्कूल में डायपर कौन पहनता है? न जाने कौन पहनता है मैडम जी, लेकिन ये डायपर रोज यहाँ फेंका रहता है। पप्पू, तुम इस बात का पता लगाओ और जैसे ही पता चले मुझे आकर बताओ। ठीक है मैडम जी। सभी लड़कियां अपने क्लासरूम में चली जाती हैं। प्रिंसिपल मैडम भी अपने केबिन की तरफ जाने लगती